नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हज सब्सिडी और उस हज सब्सिडी पर एक बार फिर विवाद खड़ा हुआ है। हर साल 1.25 लाख से ज्यादा हज यात्री भारत से सऊदी अरब की यात्रा करते हैं, उन्हें सरकार की ओर से सब्सिडी भी मिलती है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी जो AIMIM के प्रेसिडेंट हैं, वो इसे खत्म करने की मांग पर सियासी मौसम में एक नया बवाल खड़ा कर रहे हैं। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने सख्त एतराज जताया है तो सरकार ने कहा है कि वो ओवैसी की मांग पर विचार करेगी। सवाल है कि क्या हज सब्सिडी पर चोट से उत्तर प्रदेश में वोट मिलेगा? नहीं, मैंने पहली मर्तबा बात नहीं कही है। मैंने पिछले 10-12 साल से बराबर पार्लियामेंट में इस बात को उठा रहा हूं कि हज सब्सिडी गैर जरूरी के मुसलमानों को दी जा रही, इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि हज को जाना है तो मैं बगैर सब्सिडी के भी जाऊंगा। और ये पैसा मुसलमानों के नाम पर आप एयर इंडिया को या फिर किसी और रिलायंस को दे रहे हैं, तो बेहतर ये होगा कि अब इस साल के बजट में 450 करोड़ रुपये दिए गए हज सब्सिडी के नाम पर। अगर आप उसको मुस्लिम गर्ल्स एजुकेशन के लिए इस्तेमाल करेंगे तो यकीन जानिए ये तो इतना बड़ा काम हो जाएगा और हज को लोग जाएंगे, मुसलमान जाएंगे, बराबर जाएंगे। ओवैसी साहब और तमाम देश के तमाम लोगों ने इस चीज़ का स्वागत किया है। मैं उनको भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और उनके सुझाव का भी हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। हम उनके सुझाव और उनके कई और भी संगठन हैं, कई और लोग हैं, उनके भी सुझाव हैं। हम उस सुझाव पर सकारात्मक दिशा में बढ़ रहे हैं। हमने एक कमेटी बनाई है और वो कमेटी जो है वो सब्सिडी पर जो है वो सब्सिडी ख़त्म हो। मुझे नहीं लगता कि ओवैसी साहब ने ऐसी बात क्यों दी। ये निहायत बचकाना और भोलेपन का बयान है। मुसलमान अगर से कुछ गरीब मुसलमान हज के वास्ते चले जाते हैं और उनको गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी मिलती है तो लोग अपनी सब्सिडी की मांग कर रहे हैं। आप सब्सिडी ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, ये चीज़ मेरी समझ में नहीं आती। असल में यूपी का चुनाव है और वो मुसलमानों की संपत्ति गेन करने की कोशिश कर रहे हैं और मुसलमानों के वोट बांटने की बात कर रहे हैं ओवैसी साहब। लिहाजा मैं पूरी तरीके से उनके इस बयान की मजम्मत करता हूँ और इससे मुस्लिम उनको वोट मिलेगा नहीं बल्कि मुस्लिम वोट उनसे दूर हो जाएगा। कि दीगर मज़ाहिब के प्रोग्राम्स पे बड़े पैमाने पर हुकूमत की तरफ से ख़र्चा किया जाता है, तो अगर हज की सब्सिडी को कुछ कम्युनल फोर्सेस एक मुद्दा ज़रूर बनाती हैं, इस सिलसिले में जो मुस्लिम तंजीमों की डिमांड है उसको हुकूमत को पूरा करना चाहिए, बशर्ते कि जो एयर इंडिया की एक जो कंडीशन है उसको ख़त्म कर दिया जाए। कई खास मेहमान हमारे साथ इस पूरी चर्चा में शामिल हो रहे हैं। आपका परिचय उनसे करा दें। असदुद्दीन ओवैसी साहब जो कि AIMIM के प्रेसिडेंट हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। KC त्यागी जी JDU के पूर्व सांसद हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। शाहनवाज हुसैन साहब कुछ देर में जुड़ गए हमारे साथ। राकेश सिन्हा जी संघ विचारक हमारे साथ हैं और कमाल फारूकी साहब जो कि सदस्य हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के, वो हमारे साथ आ गए। सबसे पहले ओवैसी साहब मैं आपके पास आना चाहती हूँ क्योंकि हमने कई लोगों की प्रतिक्रिया दिखाई जो कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से जुड़े हुए हैं। उनका कहना है कि निहायत ही बचकाना और भोलेपन का फैसला और ऐसी उम्मीद और ऐसी बात कर रहे हैं ओवैसी साहब। समझना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है क्योंकि जो आपकी राजनीति अब तक रही है ओवैसी साहब, उसके विपरीत जाते आप दिखाई दे रहे हैं। कि आपको लगता है कि हज सब्सिडी के खिलाफ बोलकर आप प्रोग्रेसिव मुसलमानों को अपनी तरफ कर लेंगे? क्यों ऐसा कह रहे हैं आप? क्या दलील है आपकी? नहीं, पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर आपके पास कोई डेटा है प्रोग्रेसिव का और बैकवर्ड मुसलमान का तो मुझे दे दीजिए, मुझे बड़ी खुशी होगी। दूसरी बात यह है कि मैं ये बात पहली मर्तबा नहीं कह रहा हूं। जब से मैं पार्लियामेंट में गया हूं मैंने बार बार इस बात को उठाया है, इसलिए कि मुसलमानों के नाम पर यह सब्सिडी मुसलमानों को नहीं बल्कि एक लॉस मेकिंग एयरलाइंस को दी जाती है। हमारे नाम पर एयर इंडिया को उसके लॉसेस को खत्म करने के लिए दिया जाता है। तीसरी बात यह है कि इस साल 450 करोड़ की सब्सिडी है। अगर 450 करोड़ के पैसे को मुस्लिम बच्चियों के तालीम के लिए इस्तेमाल किया जाएगा तो करीब 200 स्कूल बनेंगे। चौथी बात यह है कि मुसलमान जो हज पे जाता है और इस्लाम ये कहता है कि जिसके पास पैसे हैं, फाइनेंशियल वेरबितौल है, वही हज करने के लिए जाए। और आखिरी बात यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने हालिया फैसले में कहा कि रिलीजियस एक्टिविटी का गवर्नमेंट से कोई ताल्लुक नहीं होगा, तो इसको भी सामने रखिए। मैं ये कह रहा हूं कि आप गवर्नमेंट को किसी भी रिलीजियस एक्टिविटी या रिलीजियस फंक्शन में अपना पैसा देने की जरूरत नहीं है।
अगर मैं अपने मजहब पर चलता हूं तो मुझे अपना पैसा खर्चना चाहिए, चाहे इस्लाम हो, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे कोई और धर्म हो। क्यों गवर्नमेंट का पैसा उसमें इस्तेमाल होगा? हाँ, स्कॉलरशिप है, स्कूल्स बनाना है, ये तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, क्योंकि हमने राइट टू एजुकेशन एक्ट पास किया है, फंडामेंटल राइट बना हुआ है। ठीक है सर। चूंकि सुप्रीम कोर्ट का भी जो ये फैसला आया था जिसमें जस्टिस आफ्ताब आलम और अंजना प्रकाश देसाई थे, उस बेंच में जस्टिस ने, आफ्ताब साहब ने यही कहा था कि तभी मुकम्मल है हज यात्रा जब आप अपने पैसे से करें, ऐसा इस्लाम में माना जाता है। मैं आपसे शाहनवाज हुसैन साहब अब इस पर सवाल करना चाहती हूँ। उनका कहना है कि एयर इंडिया, और दिलचस्प है कि आप फॉर्मर एविएशन मिनिस्टर भी रह चुके हैं, एयर इंडिया जैसे लॉस मेकिंग एयरलाइंस को पैसा दिया जाता है, ये सीधा आरोप है जो अक्रॉस द प्लेटफॉर्म तमाम लोग लगा रहे हैं। ऐसे में क्यों नहीं इसे खत्म किया जाए? आपकी सरकार क्यों नहीं बढ़ती दिखाई देती इस तरफ? देखिए, हज के मामले में ये आरोप लगता है क्योंकि ये कहा जाता है कि एयर इंडिया को सब्सिडाइज किया जाता है, न कि मुसलमानों को किया जाता है। जब मैं भी एविएशन मिनिस्टर था तब भी ये बात आई थी, और उस वक्त हमने मुस्लिम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को एक बार बुला के सब्सिडी पर बातचीत की थी, और वो पहली बातचीत थी। उस वक्त बनातवाला साहब थे, सुलेमान सेठ थे, बड़े जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो सब थे। मैक्सिमम लोगों की राय थी कि सब्सिडी ख़त्म होनी चाहिए। आपको सुनकर ये ताज्जुब लगेगा कि जो ओवैसी साहब की राय है वही बहुत लोगों की राय थी। एक दो लोगों की राय थी कि नहीं, सब्सिडी जारी रहनी चाहिए। कई मुस्लिम देश हैं जो सब्सिडी नहीं देते, कई और मुल्क नहीं देते, और सही कहा ओवैसी साहब ने कि हज फर्ज है और वो उसके लिए है जिसके पास वो हैसियत है हज करने की। तो हज पर पहले जब कोटा था तो वाजपेयी सरकार में करीब 12,000 रुपए की सब्सिडी थी, क्योंकि टिकट सस्ता था। धीरे धीरे वो टिकट भी महंगा होता गया। और मैं आपको बता दूं कि जो सब्सिडी है, जस्टिस आफ्ताब आलम साहब की बेंच ने ये फैसला किया जो आपने बताया भी है कि ये 10 साल में फेज आउट होना है। खुदा का शुक्र है कि उस वक्त अगर हमारी सरकार होती तो ये कह दिया जाता कि बीजेपी सब्सिडी खत्म कर रही है। ये प्रोसेस पिछले कई साल से 10% हर साल सब्सिडी खत्म हो रही है। क्योंकि मैं सेंट्रल हज कमेटी में भी पिछले 10 साल रहा हूँ, और उसमें भी ये चर्चा हुई है। लेकिन जो ओवैसी साहब का सवाल है, ये ओवैसी साहब का जो सवाल है, जो आपके दर्शक सोच रहे होंगे कि ये सब्सिडी एयर इंडिया को दी जा रही है, बात यह है कि जब आप सऊदी अरब उम्रे के लिए जाते हैं तो किराया कम होता है, लेकिन जब आप हज के लिए जाते हैं तो वो किराया ज्यादा होता है। कई बार जब ये शिकायत थी तो इसके लिए बिड भी किया गया, लेकिन जब जहाज बड़ी तादाद में हाजियों को लेके जाता है तो एक तरफ से तो जाता है, दूसरी तरफ से पूरा खाली आता है। तो आप एक तरफ का किराया नहीं है, अगर 2 बार जा रहे हैं तो समझिए 4 बार जा रहे हैं। तो एयर इंडिया का भी अपना तर्क है, एयर इंडिया के लोग यहाँ पे नहीं है, इसलिए मैं आपको उनके बारे में ये पक्ष रख दे रहा हूँ। ओवैसी साहब सहमत नहीं है, एक बार उनका पक्ष भी आ जाए। सब्सिडी 10 साल में खत्म होनी है, और एयर इंडिया नहीं, ओवैसी साहब से हज पर मेरी बराबर बात हुई है, और पिछली बार भी जो कुछ सुधार हुए थे उसमें भी बात हुई है। मैं तो एक तर्क दिया कि इससे कहाँ असहमत होंगे वो कि एयर इंडिया एक बार जाती है तो दूसरी बार हज के वक्त में तो खाली आती है ना, वैसे साहब ये मैंने कहा है। नहीं, शाहनवाज साहब जो है वो एविएशन के मिनिस्टर रह चुके हैं और ये बात कह रहे हैं, तो मुझे ताज्जुब हो रहा है कि सारी दुनिया से हाजी जाते हैं वहां पर हज करने के लिए, और वो अपने अपने मुल्क के एयरलाइन से जाते हैं, उनको लॉस क्यों नहीं होता फिर? और जब शाहनवाज खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उनकी गवर्नमेंट उनको कोई सब्सिडी नहीं देती है, आप ग्लोबल टेंडर बुलाइए, ये जो बायलैटरल एग्रीमेंट आपका और सऊदी अरब का है उसको खत्म करिए, ग्लोबल टेंडर बुलाइए और देखिए कि कीमतों में कमी आएगी, बहुत कमी आएगी और लोग जाएंगे। और अगर नहीं भी आती है तो हज करने के लिए लोग मुसलमान बराबर जाएंगे इसमें। मगर हमारे नाम पर आप एयर इंडिया को क्यों दे रहे हैं पैसा? 450 करोड़ क्यों दिया जा रहा है? 450 करोड़ आप देखिए अंजना जी, मुसलमानों में 2.83% ग्रेजुएट्स हैं, उसमें से कितने मुस्लिम लेडीज ग्रेजुएट होते हैं? 36% खाली, आने आधे भी नहीं है। तो लिटरेसी रेट में भी मुसलमान मेल से कम है उनका ताल्लुक। तो ये पैसा आप तालीम के लिए इस्तेमाल करिए, और हमारे नाम पर, हमारे खंधे पर रखकर आप बंदूक मत चलाइए एयर इंडिया को मजबूत करने के लिए।
और मैं तो ये कह रहा हूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक पैसा भी किसी भी रिलीजन के रिलीजियस एक्टिविटी में इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। ठीक है सर। राकेश सिन्हा जी, अब मैं आपको लाना चाहती हूँ सर, थोड़ा सा शाहनवाज जी रुक जाइए सर, क्योंकि मैं चाहती हूँ सबके रिएक्शन आ जाए। केसी त्यागी जी से एक बार सर पहले देखिए जी, मैं एक क्लियर कर दूं कि ये जो कह रहे हैं कि एयर इंडिया ग्लोबल टेंडर नहीं हो, ग्लोबल टेंडर हुआ है और कई बार एयर इंडिया नहीं भी गई है। ओवैसी साहब की जानकारी के लिए कह दूं कि 2 साल 3 साल एयर इंडिया नहीं गई, फिर हज कमेटी में कहा कि नहीं हमें एयर इंडिया ही चाहिए, और एयर इंडिया को इस बार सुषमा स्वराज जी को बधाई देनी चाहिए कि उन्होंने एयर इंडिया जिद करके एयर इंडिया को लगाया, क्योंकि मुसलमानों की डिमांड थी कि अगर दूसरी एयरलाइन जो ग्लोबल टेंडर के जरिए आती है वो हाजियों का ध्यान नहीं रखती जितनी एयर इंडिया रखती है। तो एयर इंडिया के बारे में जो कहा जा रहा है कि एयर इंडिया जाती है तो उससे कोई नुकसान होता है, ऐसा नहीं है, बल्कि ग्लोबल टेंडर में भी यही रेट आता है। ठीक है केसी त्यागी जी, मैं सबकी रिएक्शन ग्लोबल टेंडर की वजह से एयर इंडिया को रेट मिलता है। एयर इंडिया अपना रेट, जेडीयू की क्या राय है, क्योंकि आज ही यूनिफॉर्म सिविल कोड पर, जी सर, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर नीतीश कुमार ने लॉ कमीशन के क्वेश्चनेयर पर कुछ सवाल खड़े किए हैं। केसी त्यागी जी, हज सब्सिडी खत्म हो, सही है? हज सब्सिडी पर जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं उसका मैं स्वागत करता हूं, लेकिन ओवैसी साहब विद्वान व्यक्ति हैं, जो सच्चर आयोग की रिपोर्ट है उसके मुताबिक भारत के दलितों से भी बुरी स्थिति में हिंदुस्तान का मुसलमान रहता है, उसका बड़ा हिस्सा अफोर्ड नहीं कर सकता है। जो हज का किराया है, हज के दौरान जो हुए खर्चे हैं, एक लंबी आ रही रवायात हैं ये जिसके तहत सब्सिडी दी जा रही है। अगर मुस्लिम संगठन, उलेमाज और काउंसिल के लोग और जो इनकी हज कमेटी के लोग हैं अगर चाहते हैं कि सब्सिडी समाप्त हो तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन ये समृद्ध मुसलमानों की मांग है कि सब्सिडी समाप्त होनी चाहिए। गरीब मुसलमान कभी भी मक्का मदीना की तरफ जाने की जरूरत ही नहीं कर पाएगा जिस दिन सब्सिडी समाप्त हो जाएगी। ठीक है सर, आपकी बात से मैं समझ गई। आपका ये पॉइंट है, क्या ये एंटी पुअर है, मतलब गरीबों के खिलाफ है जो नहीं जा सकते, जिनको सपोर्ट करने के लिए होता है? राकेश सिन्हा जी, आपका रिएक्शन, फिर कमाल साहब। मैं ओवैसी साहब से 2 बातें कहना चाहता हूँ, ये दोहरी बातें ना करें। 2014 में जब 2012 में सब्सिडीज का कुल सब्सिडी 883 करोड़ था, वो घटकर जब 540 करोड़ हो गया तो इनकी पार्टी ने उसकी आलोचना की और कहा कि मुसलमानों को डिप्राइव किया जा रहा है, और आज कह रहे हैं कि इन्होंने कभी नहीं सब्सिडीज का साथ दिया। ये इनकी पार्टी ने कई बार सरकार पर हमले किए जब बीजेपी की सरकार, पिछली एनडीए सरकार थी। अरे आपके पार्टी का रिजोल्यूशन है, ओवैसी साहब पहले सुन लीजिए। आप जब एक्सपोज होते हैं तो आप उत्तेजित हो जाते हैं। आपकी पार्टी का रिजोल्यूशन है जिसमें सरकार की आलोचना की है कि हज सब्सिडी कम की जा रही है, वो संसद में मांग कर चुके हैं। देखिए इनका दोहरा रवैया होता है, इनकी पार्टी का रिजोल्यूशन मेरे लिए महत्वपूर्ण है। दो बातें और सुन लीजिए। आप क्या साबित करना चाहते हैं? आपने कहा हज सब्सिडीज का पैसा, आपने कहा हज सब्सिडीज का पैसा मुस्लिम महिलाओं, मुस्लिम लड़कियों की पढ़ाई के लिए खर्च हो। इसका तो भारतीय राज्य मुस्लिम लड़कियों की पढ़ाई के लिए खर्च नहीं कर रही है। आप यह कहिए, एक सेकुलर स्टेट की बात करते हैं, प्रगतिशील बनते हैं, तो आप कहिए हज सब्सिडीज का पैसा गरीबों के उत्थान के लिए खर्च हो। इस देश में हिंदू मुस्लिम डिस्कोर्स करने वाले आप सबसे धनी राजनीतिज्ञ हैं। धनी इस मामले में उसको अच्छी तरह आर्टिकुलेट कर देते हैं। आप डिप्रीवेशन, एलियनेशन और डिस्क्रिमिनेशन, ये 3 बातें स्थापित करना चाहते हैं। आज भी जो आप मांग कर रहे हैं उसके पीछे आपकी मंशा क्या है मालूम है? कि मुसलमानों के बीच में फिर आप ही कैंपेन करेंगे। देखिए इस सरकार ने हज सब्सिडीज खत्म कर दिया, तो सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला आया है आप उसके अनुकूल चलिए। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा इसको फेज वाइज खत्म कर। लेकिन राकेश जी वो तो खुलकर कह रहे हैं, टीवी पे बैठ के कह रहे हैं कि हज सब्सिडी खत्म करो। ये ट्रिपल तलाक के मामले में क्या कह रहे हैं, ये ISIS के मामले में क्या कह रहे हैं? हज सब्सिडी पे तो कह रहे हैं ना सर, खुल के कह रहे हैं। नहीं देखिए पर्दे के पीछे से थोड़ी कह रहे हैं। उसमें कहां आपत्ति है? मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, किसी व्यक्ति का मूल्यांकन उसके पूरे सामाजिक दर्शन को देख के कीजिए। एक आदमी ट्रिपल तलाक के बारे में क्या राय रखता है, एक आदमी ISIS के बारे में क्या राय रखता है। यह जो उनका है ये डिप्रीवेशन, डिस्क्रिमिनेशन और एलियनेशन की एक फीलिंग मुसलमानों में डालकर इन सब का जवाब उससे लेंगे और एंटी पुअर वाले सवाल पर भी जवाब देंगे। उससे पहले कमाल फारूकी साहब मैं आपके पास आना चाहती हूं। हज सब्सिडी खत्म होना चाहिए?
देखिए, राकेश भाई जो है वो बहुत गलत बात कर रहे हैं और उनको ये बात नहीं कहनी चाहिए क्योंकि बड़े विद्वान हैं वो। जहाँ तक इसका सब्सिडी का ताल्लुक है, बिल्कुल जो वैसी साहब ने जो कहा है उसको टोटलिटी में देखिए, सिर्फ एक हज सब्सिडी को नहीं देखिए, बल्कि इस पूरे परिक्रमा के ऊपर जो है हम लोग बहुत ज़ोर शोर मचा कर ये कह रहे हैं कि जो हज का इंतज़ाम है वो एक इंडिपेंडेंट होना चाहिए ताकि उसके अंदर हम इकोनोमाइज़ कर सकें। और उसको जो हमने बाकायदा तबुंग हाजी जो मलेशिया का जो वो है बाकायदा उसको डॉक्यूमेंट बना कर दिया हुआ है, तो वो तो बिल्कुल उसके ऊपर तो नज़र कोई हो नहीं रही है। और जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि जैसे सिर्फ मुसलमानों को सब्सिडी मिल रही है, बल्कि हमारी जो गवर्नमेंट है बहुत सारे रिलीजियस अफेयर्स के ऊपर उससे कई ज़्यादा गुना पैसा खर्च करती है, लेकिन हम इसको कंपेयर करने की कोशिश नहीं कर रहे। उदाहरण दीजिए। और मुझे मेरा जवाब नहीं मिला। देखिए, हज का सब्सिडी खत्म हो या नहीं, पहले इसमें हाँ या ना में ब्लैक एंड व्हाइट में जवाब दे दीजिए, फिर बोलिए। आपका कोई भाई देखिए, अंजना जी, कोई इस बात का मैं जैसे आप मेरे मुंह में जबान डालनी चाहेंगे वो तो बात नहीं कहूंगा ना मैं। मुझे अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने दीजिए कि जहां तक हज सब्सिडी का ताल्लुक है, ये गलत कह रहे हैं कि गरीबों को हम बहुत इसमें फायदा मिलेगा। गरीबों के लिए जिनके पास पैसा नहीं है, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, जिनके घरों में शादियां होनी बाकी हैं, जो कर्जदार हैं, उनके ऊपर हज फर्ज नहीं है, ये पता होना चाहिए राकेश सिन्हा साहब को। तो इसलिए इसमें कोई ये पॉलिटिकल एजेंडा नहीं हो सकता। आप कह रहे हैं गरीबों को, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। गरीबों के लिए फर्ज नहीं है, लेकिन आप तो और बहुत सारी चीजें आप स्टैंड लेने से डर रहे हैं क्या कमाल फारूकी साहब? आप स्वयं बताइए ना, आप हाँ या ना में जवाब क्लियर स्टैंड लेने से डर रहे हैं क्या कमाल फारूकी साहब? क्या आप क्लियर स्टैंड लेने से डर रहे हैं? सामाजिक दर्शन लेकर मत चलिए। डरेंगे क्या अंजना जी? आपसे डरेंगे या राकेश जी से डरेंगे? आप स्टैंड लेने से डर रहे हैं, आप ऐसे समझती हैं कि आपके हाथ में डंडा है। नहीं सर, मैं आपसे पूछ रही हूँ क्योंकि क्लियर स्टैंड लेने से हर कोई डरता है, सरकारें पार्टियां डरती हैं, इसीलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ, उत्तेजित ना हो। मेरा सिर्फ इतना पूछना है सर कि ओवैसी साहब क्लियर स्टैंड ले रहे हैं और कई लोग उनके समर्थन में हैं। टोटलिटी में देखिए, टोटलिटी में देखिए। अच्छा वो बात मत कहलाने की कोशिश कीजिए जो आप अपना कल्चर पैदा कर रही हैं, मत कीजिए ऐसा। आप हमसे राय ले रही हैं, हम बतला रहे हैं कि भाई गरीब आदमियों को हज करना फर्ज नहीं है, पहले उनके ऊपर और रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसको देखें। वो जहां तक सब्सिडी का ताल्लुक है, हम सब्सिडी नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए सब्सिडी, हमको उसका इंतजाम कायदे में चाहिए। जो क्वेश्चन है वो ये है कि हमारा पैसा वेस्ट हो रहा है, हमको किराए के ऊपर बहुत ज्यादा देना पड़ रहा है, हम इंतजाम नहीं कर पा रहे हैं। एक छोटी सी बात कीजिए, मैं इसका इतिहास एक बार इसका इतिहास देख लीजिए। देखिए, आजादी के बाद मुगल लैंड शिपिंग कॉर्पोरेशन सब्सिडी तो खत्म हो ही रही है। उस मुगल लैंड शिपिंग कॉर्पोरेशन को नेहरू सरकार ने खत्म हो ही रही है, धीरे-धीरे चाहने से या मेरे चाहने से नहीं होना है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। ठीक है, ओवैसी साहब से एक मेरा सवाल है, जो केसी त्यागी जी ने कहा है, क्या इसीलिए मैंने पहला सवाल आपसे जो पूछा था वो पूछा था, क्या इसको एंटी पुअर बनाकर एक रंग दिया जाता है? क्या ये एंटी पुअर है जो आप कह रहे हैं हज सब्सिडी खत्म हो? क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जिनको शायद इस सहायता की जरूरत हो। देखिए, केसी त्यागी साहब जो है वो जानते नहीं है सब्सिडी किस लिए इस्तेमाल हो रही है। सब्सिडी मुसलमान के नाम पर एयर इंडिया को दी जा रही है। 10 साल क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने कहा 10 साल में खत्म करिए। मैं कह रहा हूं आज खत्म करिए। ये 450 करोड़ रुपए जो इस साल बजट में दिए गए, आप 200 बच्चियों के लिए या 200 हॉस्टल खोलिए बच्चियों के लिए, और आप देखिए कि देश में एक नया इनकलाब पैदा होगा। मुसलमानों में कमजोरी जो है तालीम की है, और खास तौर से हमारे बच्चियों में वो स्कूल को जाना मुश्किल है, ग्रेजुएशन को दूर नहीं जा सकती हैं, तो ये सब चीजें उसको पूरा करने की जरूरत है। और मेरा टोटल डिमांड ये है कि इंडिया जो मुल्क हमारा है भारत, इसमें आखिर क्यों गवर्नमेंट किसी भी मजहबी फेस्टिवल में या पैसा क्यों लगाएगी? मत लगाइए, बंद करिए ना। और में नहीं दिया जाता है, दिखा दीजिए कि हम किसी भी हिंदुस्तान में किसी का भी त्योहार होगा उसमें पैसा नहीं लगाएंगे, किसी में नहीं लगाएंगे पैसा। 20 साल से कर रहा है, किसी में नहीं लगाएंगे, सब्सिडी समाप्त हो। तो ये आपने कोई नई बात नहीं कही है। 20 साल से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ डिमांड कर रहा है कि हर सब्सिडी समाप्त हो। किसी भी धार्मिक मामले में राज्य इस प्रकार की सहायता नहीं दे सकती है। सांस्कृतिक मामलों में सहायता देना, कैलाश मानसरोवर में जो सहायता दी जाती है वो एक सांस्कृतिक यात्रा है, वो धार्मिक यात्रा नहीं है। आप बार बार जो इशारा कर रहे हैं वो सांस्कृतिक यात्रा है। सांस्कृतिक यात्रा और धार्मिक यात्रा के बीच बुनियादी अंतर को समझने की कोशिश कीजिए। अब अंजना जी, अब अच्छा तो कैलाश मानसरोवर की यात्रा जो चीन के अंदर से जाती है
वो रिलीजियस नहीं है, वो कल्चरल है। क्यों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगी वो? किसी भी मजहब में टैक्स पेयर का पैसा क्यों इस्तेमाल होगा? नहीं, किसी आप स्कूल खोलिए, यही तो है अंजना जी, यही तो प्रॉब्लम है कि पॉलिटिशियन मरेगा भी तो इस मुल्क पर बोझ बनेगा। मैं मरता हूं तो मेरा स्टैच्यू बनेगा, मैं मरता हूं तो मेरे नाम से पार्क बनेगा। अरे गरीब को रहने को जगह नहीं है, बच्चों के पढ़ने के लिए स्कूल नहीं है, और आप मेरे नाम पर एयर इंडिया को दे रहे हैं। इस मुल्क में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पैसा किसी पार्टी का नहीं है, हिंदुस्तान की आवाम का है। और ये पैसा किसी भी मजहबी फेस्टिवल में, चाहे वो कल्चरल के नाम पर, उसमें इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। रिलीजन में क्यों इस्तेमाल होगा? रिलीजन मेरा मैटर है, मेरा प्राइवेट मैटर है। सभी को सूट करता है ये क्या? सिन्हा जी जल्दी से एक छोटा सा कमेंट जो वैसे साहब बोले। देखिए मैं कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं रिलीजन पर्सनल मामला है, लेकिन रिलीजन का सबसे ज्यादा दुरुपयोग भारतीय राजनीति में ओवैसी कर रहे हैं। रिलीजन को एक सामूहिक मामला बनाकर, और मुसलमान के डिप्रीवेशन की बात करते हैं, आप सामान्य नागरिक की बात नहीं, सिलेक्टिव आधार पर, सिलेक्टिव सोशलिज्म इनका है। आज ऐसा लग रहा है जैसे ओवैसी से मैं किसी मुस्लिम लीडर से नहीं, किसी समाजवादी नेता से बात कर रहा हूँ। ये इमेज मेकओवर की जो आपकी कोशिश है ना, उसको आप बृहत रूप से देखिए। ठीक है, बहुत दिलचस्प है। और पहली बार शाहनवाज हुसैन साहब, बीजेपी के नेता, मंत्री, उन्होंने ये भी कहा है कि मुख्तार अब्बास नकवी ने कि मैं स्वागत करता हूं ओवैसी जी के सुझाव का। ऐसा कम ही होता देखा है हमने देश में। फौरन लौट रहे, सभी खास मेहमान बने हुए हैं, देखते रहिए। हज पर सब्सिडी, यानी सरकार एक हिस्सा जो हज पर खर्च होता है उसका अपनी तरफ से दे, उस सब्सिडी को खत्म करने की बात कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब। और पहले से भी उन्होंने कहा है, सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस देश का कहा है 2012 में साफ शब्दों में कि धीरे धीरे इसे फेज आउट करना जरूरी है। धीरे धीरे जो फंड इसके लिए दिया जाता है उसको भी कम किया जा रहा है, लेकिन ओवैसी साहब का कहना है इसको फौरन खत्म किया जाना चाहिए। और इसीलिए चूंकि तमाम लोगों ने जो बात कहा है उस पर ओवैसी साहब, मेरा सीधा सवाल है, क्या असदुद्दीन ओवैसी अपना इमेज मेकओवर कर रहे हैं? इसलिए ये क्या है, मतलब छवि परिवर्तन? अरे मैडम, मैं तो हिंदुस्तान का सबसे बदनाम आदमी कोई है तो वो मैं ही हूं ना। मैं ही टेररिस्ट हूं, मैं ही आईसिस का सपोर्टर हूं। सब बुराइयां मुझ में हैं और तमाम के तमाम दूध के धुले हुए हैं। मेरा इमेज मैं कभी नहीं चेंज करूंगा, ना मेकअप लगाऊंगा, ना कोई एक बात करूंगा। मैं हरगिज ऐसा नहीं कर रहा हूं। मैं सच्चाई बयान कर रहा हूं कि मुझे फिक्र है कि मुसलमानों के जो तालीम की जो पसमानदगी उसको दूर होना जरूरी है। और ये गैर जरूरी मेरे नाम से आप एयर इंडिया को दे रहे हैं। आप अगर 6 साल के बाद खत्म हो जाएगा तो क्या मुसलमान हज करने नहीं जाएंगे? बराबर जाएंगे। वो पैसा आप इस्तेमाल करिए ना तालीम के लिए, स्कूल के लिए। और मैं एक लार्जर पॉइंट ये मेक कर रहा हूं कि भारत सरकार क्यों किसी भी मजहबी त्योहार में पैसा अपना लगाएगी? आपका मेरा टैक्स पेयर का पैसा इस्तेमाल होगा तो स्कूल के लिए होगा, कॉलेजेस के लिए होगा, साहब मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। के लिए होगा, आप प्रगतिशील बनना चाहते हैं, आप प्रगतिशील, आप मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। सुन लिया, समझ लिया। आप एक सवाल का जवाब दीजिए कि मोहम्मदी सूरा में हज, किसी भी सहायता से हज को अन इस्लामिक कहा गया तो हम सब जानते हैं। मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, जब इतनी ही बात आप कहते हैं कि रिलीजन पर्सनल अफेयर नहीं है, तो आप क्यों नहीं डिमांड करते कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं, एक सामान्य यूनिवर्सिटी बनाओ? इस देश में धर्म के आधार पर क्यों शिक्षण संस्थाएं चलें? एक तरफ आप धर्म के आधार पर शिक्षण संस्थाओं की मांग करते हैं, एक तरफ आप धर्म के आधार पर सभी प्रकार की सामाजिक दर्शन का प्रतिपादन करते हैं। इसका जवाब दे रहे हैं। दोहरा मापदंड नहीं चलेगा। सुनिए, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में माइनॉरिटीज का डेफिनेशन जो भारत सरकार ने दिया उसमें मुसलमान शामिल है। फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 30 है, आर्टिकल 29 है, और आर्टिकल 30 के तहत ये तमाम सहूलतें मिलती है। कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है। ये कॉन्स्टिट्यूशन की बात करिए। किसी को भी नहीं पता। त्यागी साहब राकेश जी के विचार की समर्थक पार्टियां लंबे समय से इस सवाल को उठाती रहीं। आज ओवैसी साहब के हिमायत करने के बाद राकेश जी के विचारों की पार्टियों की बातें खिल गई हैं। अब उन्होंने हज सब्सिडी के बाद एएमयू उठाया है, उसके बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड उठाएंगे। ओवैसी जी, आप इनके मंसूबों को समझिए। आज की 1 इंच की जो सफाइयत है वो इनको 1000 मामलों में आपको उलझाने के लिए काम आएगी। ओवैसी साहब,
तो ये हज सब्सिडी तक सीमित नहीं है। वैसे साहब को मिलने वाली अल्पसंख्यक को मिलने वाली जितनी भी सुविधाएं हैं, राकेश जी का विचार हर चीज का विरोध करेगा। वैसे साहब त्यागी जी आप मुझे एक बात बता दीजिए, मैं चैलेंज कर रहा हूं आपको, नीतीश कुमार को, कि यूनिफॉर्म सिविल कोड और कॉमन सिविल कोड का डेफिनेशन मुझे बताइए। आप मुझे बताइए कि क्या नीतीश कुमार जब गोधरा की ट्रेन जल रही थी, गुजरात का फसाद हुआ, तो क्या नीतीश कुमार मोदी के बीजेपी के सरकार मिनिस्टर नहीं थे? यूनिफॉर्म सिविल कोड का मैंने लिखकर दिया है लॉ कमीशन को कि इंप्लीमेंट नहीं हो सकता हिंदुस्तान में। बताइए कि आपकी पार्टी ने दिया है लॉ कमीशन को? मैं इनका जवाब दे देता हूं। आपको ख्याल आ रहा है? ओवैसी साहब, आप संविधान के तहत मुसलमानों को अल्पसंख्यक मान रहे थे, संविधान को सिलेक्टिव उद्धृत मत कीजिए। नीतीश कुमार को, उसी संविधान को, त्यागी को धर्मनिरपेक्षता की तालीम की जरूरत आपसे नहीं है। आप जैसे लोगों से तालीम की जरूरत हमको नहीं है। हमने तो जमाने को तालीम में वफा दिया। आप कौन होते हैं, क्या हैं आप जो हमसे धर्मनिरपेक्षता का मांगेंगे? आपके जैसे क्रिमिनल आदमी को हमसे धर्मनिरपेक्षता की उम्मीद की? आप हमसे सर्टिफिकेट मांग दें जो दिन भर में देश भर में फसाद फैलाने काम करते हैं। मैं दोनों को जवाब दे देता हूं। 10 सेकंड दीजिए। मैं त्यागी जी और ओवैसी साहब दोनों मिलकर एक ही काम कर रहे हैं। त्यागी जी बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, सांसद रहे हैं, बहुत अनुभवी हैं, लेकिन संविधान में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कही गई। त्यागी जी, ये संघ के संविधान में नहीं, भारत के संविधान में कहा, भारतीय संघ के संविधान में कहा गया है, और उसका आप भी विरोध कर रहे हैं, ओवैसी साहब भी विरोध कर रहे हैं। अब दोनों में क्या बुनियादी फर्क रह गया? फिर जो त्यागी जी कह रहे हैं उसका जवाब आपको देना चाहिए ओवैसी साहब। मैं इन दोनों पढ़े लिखे लोगों से पूछ रहा हूं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड और कॉमन सिविल कोड का डेफिनेशन बता दीजिए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज पहले आएंगे, फंडामेंटल राइट्स पहले आएंगे, मुझे बता दीजिए। तीसरा है कि बीजेपी सिर्फ आर्टिकल 44 और 48 के पीछे क्यों पड़ी रहती है? क्यों नहीं बीजेपी पूरे मुल्क में शराब पर पाबंदी लगा दीजिए ना? वो भी तो संविधान कह रहा है, ना, आप उसकी फिक्र नहीं करते। और त्यागी जी, मैं वो हूं जो आप जैसे लोगों के सामने आंख में आंख डालकर बात करूंगा, क्योंकि हमने 65 साल आप लोगों की खव्वाली सुनी और धोखा खाए। हम ना बीजेपी से डरकर आपका साथ देंगे, ना हम मजबूरी में आपका साथ देंगे। हम दोनों से मुकाबला करेंगे, हम हुकूमत बनवाएंगे, इसलिए कि जमहूरियत है। हम का मतलब यदि मुसलमान कहते हैं गलत है। हम का मतलब हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब होता है। आपके हम का मतलब एक संप्रदाय होता है। इसी राजनीति का हम इनकी निंदा करते हैं, इसी राजनीति को हम तोड़ना चाहते हैं। हम का मतलब भारतीय समाज हो। आप क्या, हम का मतलब होता है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, फिर हम क्या कर देंगे? पहले अपने बयान की निंदा कीजिए, पहले अपने बयान से वापस आइए। जो हैदराबाद में आपने कहा, जो पुलिस केस चल रहा है, आप कैसे सिलेक्टिव सेक्युलरिज्म की बात कर रहे हैं? और मैं दूसरे एक ओवैसी साहब एक इतनी बात कह दूं, आजादी कितने साल बाद, हैदराबाद के इतने साल इंटीग्रेशन के बाद, आज तक आपकी पार्टी हैदराबाद की इंटीग्रेशन डे को ब्लैक डे मनाती है। मैंने आज तक पर कई बार कहा, आप कहिए 17 सितंबर को आप ब्लैक डे नहीं मनाते हैं। एक तरफ तो देश, हम फिर वहां पहुंच जाएंगे प्लीज। बार-बार ये क्यों, कैसे बनते हैं? प्लीज एक सेकंड। सर्टिफिकेट आपको अलग से आप इशू कीजिएगा, जो जिस मुद्दे पर हम उस पर है। फारूकी साहब देखिए, बात क्या है कि ये बिल्कुल आपने इसको पॉलिटिकल इशू बना दिया है। बेसिकली जो दो बातों का ध्यान रखिए, एक तो ये है कि चीज़ों को मिक्सअप मत कीजिए। राकेश भाई हमारे बहुत होशियार हैं चीज़ों को एकदम से मिक्सअप करने का। हज सब्सिडी और यूनिवर्सिटी का मामला, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का, बिल्कुल सेपरेट इश्यूज हैं, इनको अलग अलग करके डील कीजिए। हज सब्सिडी के मामले के अंदर मुसलमान बाई एंड लार्ज जो है कभी भी इस फेवर में नहीं रहे हैं कि हम हज सब्सिडी हमको दीजिए। हमारा कहना यह है कि इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी आ जाए, एडमिनिस्ट्रेशन सही हो जाए, और अगर ये प्रोफेशनल अंदाज में चलाई जाएगी तो हमको किसी हज सब्सिडी की जरूरत नहीं रहेगी। हम काफी इकोनॉमिकल इसको हज को कर लेंगे। दूसरी बात यह है कि ये बात बड़ा क्लियर हो जाना चाहिए। देखिए, दूसरी बात का 1-2 मिनट और रुकिए। जो दूसरी बात यह है कि ये बात मजहबी तौर के ऊपर बड़ा क्लियर हो जाना चाहिए कि जैसे ज़कात है, ज़कात एक उसके ऊपर फर्ज है जो सब्सटेंशियल, जिसके पास अमाउंट मौजूद हो। उसी तरह से हज उसके ऊपर फर्ज है जो बाकी और किसी का लोन न लेना हो, किसी को कुछ देना ना हो, उसके घर में खाने पीने के लिए सब कुछ हो, कोई लायबिलिटी ना हो। तो जो गरीब आदमी है उसके लिए फर्ज नहीं है। अगर वो जमा पूंजी करके जाता है तो उसकी अपनी मर्जी है। तीसरी बात यह है कि इल्म सबसे ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यूनिवर्सिटी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हमारे पास और ऐसी यूनिवर्सिटी खुलवाइए। ये सिन्हा साहब जो है, ये अपने ही मंत्रालय का जो अभी 5 यूनिवर्सिटीज उन्होंने खोलने का लिए कहा है, तो जरा उनको जाकर क्लियर कर दें मुख्तार भाई को, क्योंकि राकेश सिन्हा साहब अलीगढ़
इतना बोलते हैं कि पता नहीं कि अगर मुसलमानों को मुझे लगता है अब शाहनवाज जी को इसका जवाब देना चाहिए। शाहनवाज जी इसका जवाब दीजिए, शाहनवाज जी, उसके बाद आ रही हूं ओवैसी साहब। देखिए, सवाल ये है कि हमारी सरकार अगर हज सब्सिडी पर ही खर्च कर रही है, क्या बीजेपी की गवर्नमेंट का पैसा मुसलमानों पर इसी मामले पर खर्च हो रहा है? हम हिंदुस्तान के मुसलमानों को भारतीय होने के नाते उनकी खिदमत करते हैं, अपना फर्ज, अपनी जिम्मेदारी मानते हैं। अगर हम स्कूल ज़्यादा खोलेंगे, हम रोड ज़्यादा बनाएंगे, हम देश को तरक्की के रास्ते पे ले जाएंगे। जिस तरह प्रधानमंत्री ने जनधन खाता खुलाया, हम समाज में चिंता कर रहे हैं अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति का। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि मुसलमान सबसे ज़्यादा गरीब है। अगर नरेंद्र मोदी एक प्रधानमंत्री हैं जो सबसे ज़्यादा गरीब की फिक्र कर रहे हैं, तो उसमें मुसलमानों का पार्ट होगा कि नहीं? या कल हो के ओवैसी साहब कहेंगे प्रधानमंत्री मुस्लिम सड़क योजना या प्रधानमंत्री मुस्लिम स्कूल योजना हम नहीं कर रहे हैं। हम अगर अटल बिहारी वाजपेयी जी सब शिक्षा अभियान लेकर आए तो सबके लिए ले आए, सड़क लाए तो सबके लिए लाए। आज जिनको सब्सिडी मिल रही है, चाहे वो नहीं, मैं वही कह रहा हूं कि हमारा ये फर्ज है कि हम इस देश के हिंदू की जितनी फिक्र करते हैं, मुसलमान सिख ईसाई की भी करते हैं। मेरे कुछ सवाल त्यागी जी लोग उसको या ओवैसी साहब ये कह रहे हैं कि वो एक मजहब और बिरादरी को लेके, हम हिंदुस्तानी मानकर, भारतीय मानकर, अपना फर्ज और जिम्मेदारी मानकर खर्च कर रहे हैं। और आप 540 क्या कर रहे हैं? ठीक है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार तो उससे ज्यादा देने वाली है, लेकिन नाम लेकर देने वाली नहीं है। हाँ, ठीक है। ओवैसी साहब, अब मेरा सवाल है, 2012 में 837 करोड़ था, जो कि 450 करोड़ 2016 में फंड एलोकेट हुआ है। हर चीज को भारतीय चश्मे से देखते हैं। ठीक है सर, अगर आप ये कह रहे हैं कि इससे स्कूल खुले, तो क्या आप कह रहे हैं कि वो ऐसे स्कूल खुले जिसमें सिर्फ मुस्लिम बच्चियां जाएंगी? क्या आपको नहीं लगता है कि समाज में और भी एक बंटवारे की तरफ बढ़ते हुए हम चले जाएंगे अगर हम इस तरह से सोचे और इस तरह से आगे बढ़े? तो मतलब वो कैसे इस्तेमाल होगा, कैसे इस्तेमाल होगा वो पैसा 450 करोड़? आपका सवाल बिल्कुल सही है। 2011 का सेंसस आया, सबसे ज्यादा इलिटरेसी अगर किसी में है तो मुसलमानों में है। सबसे ज्यादा इलिटरेसी अगर फीमेल्स में रिलीजियस वाइज देखें तो किसमें? मुसलमानों में है। सबसे कम अगर ग्रेजुएट्स हैं मुसलमानों में और सबसे कम फीमेल में है तो मुसलमानों में। ओवैसी साहब, आप मुझे एक कारण बता दीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन में इसका कारण राज्य है क्या? राइट टू लाइफ में, ओवैसी साहब मुझे बताइए, राइट टू लाइफ, इनको खामोश बिठाइए, इनको खामोश बिठाइए, बोलने दीजिए। जैसे स्कूल कॉलेज खोले जाते हैं, एक बार वो बात पूरी कर लें। ये तो एक बार बात, ये तो अपना भाषण दे रहे हैं, ये तो नहीं, वो बता रहे हैं कि कैसे, क्या बता रहे हैं, ये तो वही बात बता रहे हैं। एंड पर्पस तक पहुंचते हैं ना, दो सवाल पूछ दूं, एंड पर्पस तक पहुंचते हैं कि 450 करोड़ वो कैसे इस्तेमाल की बात? 450 करोड़ से ऐसे स्कूल कॉलेज खोले जाएं जिसमें बीपीएल के बच्चे पढ़े। वो बीपीएल में हिंदू, मुसलमान, सिख। ठीक है, जवाब दीजिए ओवैसी साहब। भारतीय हूं। ठीक है, ओवैसी साहब जवाब दीजिए इसका। अंजना जी, मैं राकेश सिन्हा से पूछना चाह रहा हूं कि मुख्तार अब्बास नकवी ने क्यों कमेटी बनाई कि मुसलमानों के लिए 5 यूनिवर्सिटी सरकार खोलेगी? आप जाके रुकाइए ना उनको। आप टीवी पर एक बात बोलते हैं, आपको मोदी सरकार से पोस्ट नहीं दी है तो आप गुस्सा मोदी पे निकालिए, हम पे क्यों निकाल रहे हैं? आप जाके पूछिए ना। और दूसरी बात, और दूसरी जो दुरुपयोग कर रहे हैं, देश में बंटवारा हो रहा है, 2 आइडेंटिटी थ्योरी का वो एक निशान है। इसको मैं एमएच बेग को उद्धृत कर रहा हूं, जो न्यायाधीश थे। उन्होंने कहा कि हिंदू मुसलमानों के आधार पर शिक्षण संस्थाएं 2 आइडेंटिटी, 2 पहचान के सिद्धांत पर आधारित हैं और हमें उसी 2 पहचान को मिटाना है। इस देश में एक पहचान होना चाहिए, 125 करोड़ लोग। जवाब सुन ले सर, उसका जवाब। उसके बाद आ रही हूं फौरन शाहनवाज जी। ओवैसी साहब, देखिए, आप माइनॉरिटी मिनिस्ट्री में क्या एमसीडी पे नहीं है? क्या स्कूल्स नहीं खोले जा रहे? क्या मदरसों के पैसे नहीं दिए जा रहे? ये क्या बात कर रहे हैं? मैं आपसे कह रहा हूं कि इन पैसों को जो आप मुसलमानों के लिए, हज के लिए इस्तेमाल कर रहे, स्कूल खोलिए। ये सबसे कमजोर हम लोग तालीम में हैं। हिंदुस्तान अगर सुपर पावर बनना चाहता है, चीन से मुकाबला करना चाहता है, तो आप जब तक माइनॉरिटीज को और खास तौर से हमारी खवातीन को आप मजबूत ताकतवर नहीं करें, कैसा करेंगे? तालीम से करेंगे, सिर्फ जबानी अल्फाज से बोलने से नहीं होगा। क्यों भारत सरकार ये स्कीम चला रही है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ? अरे मैं कह रहा हूं बेटियों को पढ़ाओ भाई। आप स्कूल खोलो, वो 450 करोड़ के आप 200 स्कूल खोल दो। आप 10 साल के बाद या 5 साल के बाद हम फिर इस शो पर आएंगे और रिजल्ट देखेंगे।
जो लोग आज मुझ पर तनकीद कर रहे हैं वो कल कहेंगे कि हाँ ये बिल्कुल सही बात कही थी इसने। अरे साहब पहले धर्म सुधार कर लीजिए। देखिए मुस्लिम लड़कियों के नहीं पढ़ने के कारण में धर्म आ रहे आता है, सामाजिक परिस्थितियां आ रही आती हैं। भारत के स्कूल कॉलेज आ रहे नहीं आता है। आप इसी गलत व्याख्या कर रहे हैं कि भारतीय राज्य आपकी बातों से ऐसा लगता है कि भारतीय राज्य हिंदुओं को फेवर करती है, मुस्लिम महिलाओं की शिक्षा की व्यवस्था नहीं करती है। ओवैसी साहब की दिक्कत यह है कि ओवैसी साहब ने जिन लोगों को सरकार में सपोर्ट किया वही जिम्मेदार हैं। अगर हिंदुस्तान का मुसलमान गरीब है, पिछड़ा है, बेरोजगार है तो क्या बीजेपी की वजह से? आपने जिन पार्टियों को सपोर्ट किया उन्होंने सिर्फ मुसलमानों को बीजेपी से डराया और डराकर उनका वोट लिया कि बीजेपी आ जाएगी इसलिए हमें वोट दे दो। ओवैसी साहब एक और सवाल मुझे लगता है वाजिब सवाल उठाया है। नहीं किया। ओवैसी साहब मिनिस्ट्री है, हम पूरे माइनॉरिटी की फिक्र करते हैं। ओवैसी साहब एक और वाजिब सवाल मुझे सुनाई दिया। हम स्कूल कॉलेज खोलेंगे वो हमारा फर्ज है और जो गरीब लड़की है उसका एजुकेशन का लेवल ऊंचा करना सरकार अपना फर्ज बनाती है। बेटी बचाओ मतलब हिंदू मुस्लिम बेटी नहीं, भारत की बेटी, और भारत की बेटी जिस समाज में ज्यादा कमजोर होगी उसको ज्यादा फायदा होगा। ठीक है ओवैसी साहब एक कंक्लूडिंग जवाब। ठीक है सर ओवैसी साहब एक जी आ रही हूँ सर। ओवैसी साहब एक छोटा सा जवाब आपसे। ये कह रहे हैं कि आप अगर स्कूल खोल भी देंगे तो उस सोच को कैसे बदलेंगे सर? उस सोच को कैसे बदलेंगे जिसकी वजह से जो आप खुद कह रहे हैं कि मुस्लिम बच्चियां कई जगहों पर ड्रॉप आउट्स बहुत ज्यादा है, पढ़ाई के लिए नहीं जा रहे, तो उसकी एक खास सोच को वजह बताया जा रहा है। वो सोच कैसे बदलेगी? स्कूल खुल भी गए नहीं गए तो ये आप जैसे नेताओं का काम है। AIMIM ने क्या किया है? आपने क्या किया है? आपका नहीं आपका नहीं मैं आप मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी को आइए, मैं लेके जाके दिखाऊंगा। आप उसके बाद मुझे जो बोलना है बोलिए। मैं आपसे कह रहा हूं कि सोच गलत है। आप स्कूल खोलिए, डिमांड है स्कूल का मुस्लिम इलाकों में, लोग गिर पड़ कर जाके पढ़ाएंगे। और शाहनवाज से मैं कहना चाह रहा हूं, शाहनवाज अगर आप लोकसभा का इलेक्शन हारे तो मुसलमानों की वजह से नहीं हारे। आप बता दीजिए क्यों किसकी वजह से हारे। आपके पार्टी ने आपको हराया तो आपका गुस्सा किसी और पर निकालिए। स्कूल खोलिए प्लीज। और इस देश का पैसा किसी मजहब के फेस्टिवल में इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, ये बंद होना चाहिए। यही एक तो करप्शन है। कोई गुस्सा नहीं है, लोकतंत्र में हार और जीत होती रहती है और मैं बहुत कम वोट से इसी के साथ हमें इस कार्यक्रम का अंत करना पड़ेगा, वक्त की बहुत कमी है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हज पर सब्सिडी क्यों? असदुद्दीन ओवैसी ने यह सवाल खड़ा किया है, कई लोगों का समर्थन भी मिल रहा है, लेकिन इस बीच जो बड़ी बात है वो आपको बता दें। विडंबना यह है कि सऊदी अरब जैसे देश में जहां पर मक्का है, जहां दरअसल सभी जाते हैं हज के लिए, उस सऊदी अरब में भी ये साफ माना जाता है कि हज पर जाना दूसरे के पैसे के खर्च से शरीयत के खिलाफ है। लेकिन हिंदुस्तान में आज भी वोट बैंक की राजनीति देखिए। ऐसी सब्सिडी को बढ़ावा दिया जाता है, काटने को कोई पार्टी तैयार नहीं है। देखते रहिए आज तक।